इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज की बड़ी खबर है चुनाव प्रचार का शोर जो बस 60 मिनट बाद थमने जा रहा है और उसके बाद यक्ष प्रश्न, आखिर कौन जीतने जा रहा है बैटल ऑफ बंगाल और दूसरा राउंड क्या वाकई में बीजेपी के लिए मैजिक फिगर के लिए जरूरी तमाम नंबर्स लेकर आएगा कि नहीं, यह हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के स्टेक्स काफी हाई हैं, इसलिए आप पूरा प्रचार देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट फेज का हो या आज सेकंड फेज की बात करें। हाई पिच हाई वोल्टेज प्रचार रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन में कमल खिलाने का ख्वाब बीजेपी दशकों से पाले हुए है और इसीलिए अपनी पूरी ताकत हर बार चुनाव में झोंक रही है और इस बार तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन करके पूरी जान लगा दी है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है अभी नहीं तो इंतजार बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इस बार माहौल समीकरण सब कुछ बीजेपी के मुफीद दिख रहा है। टीएमसी के लिए तो यह अस्तित्व की लड़ाई है। 2029 में दीदी इंडी गठबंधन का चेहरा बनने का ख्वाब देखती हैं तो पहले बंगाल का किला बचाना सबसे जरूरी है, नहीं तो उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दीदी भतीजे संग माइक्रो मैनेजमेंट कैंपेन कर रही हैं, यानी कोशिश है दीदी की कि एक एक बूथ जो है वो कवर कर लिया जाए। दिन रात लगी हुई हैं। 21 के बाद कोर्स करेक्शन की बात करें, यानी अगर ममता बनर्जी जीती थी तो उसके बाद भी अगर बीजेपी 77 लाई थी तो ममता बनर्जी ने भी कोर्स करेक्शन किया। और बीजेपी अगर अपनी पूरी ताकत और एक माहौल होने के बावजूद भी 77 पर आ गई थी, करिश्मा तो हुआ था लेकिन 77 पर आ गई थी, तो बीजेपी ने भी कोर्स करेक्शन किया है। और इसीलिए इस बार आप देखेंगे बीजेपी ने हार्ड हिंदुत्व की लाइन छोड़ दी है, तो टीएमसी ने अपीजमेंट जो करती आई थी उसके साथ हिंदू वोट को फिर से भरोसा दिलाने की साधने की कोशिश की है। अगर अब आप पिछले 24 घंटे की बात कर लें, हालांकि पूरे कैंपेन की बात कर लें, नेताओं का काम क्या होता है जीत के दावे करना, लेकिन पिछले 24 घंटे में जीत के दावे प्रचंड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं कि जो सेकेंड राउंड है ना वो करो या मरो की स्थिति है। अगर बीजेपी की बात सही भी हो जाती है कि उसे फर्स्ट राउंड में एज मिली है, 100 पार कर जाएगी, तो भी उसे सेकेंड राउंड में कम से कम 40 से 50 सीटें लानी होंगी। सेकेंड राउंड बीजेपी की कमजोरी है। अगर दीदी ये भी मान ले कि फर्स्ट राउंड जो था बीजेपी को एडवांटेज मिल भी गई थी, तो अगर दीदी को अपनी किले को बचाना है, भरपाई करनी है फर्स्ट राउंड की, तो वो सेकेंड राउंड की 142 सीटों से ही कर सकती हैं। बीजेपी के विजय रथ उसके मोमेंटम को रोकने के लिए दीदी के पास भी ये इकलौता ही मौका है। तो इसीलिए प्रचार प्रसार दोनों तरफ से फुल स्विंग हो रहा है। दोनों पार्टी हाई वोटर टर्नआउट जो हो रहा है उसे अपने लिए जीत देख रही हैं। पलटानी सरकार या फिर खेला होबे, युद्ध का फैसला अगले 49 घंटों में होने वाला है। पहले नेताओं के जीत के दावे सुनिए, फिर हम इस नंबर गेम को डिकोड करेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है भाई, जो भी जीतेगा बंगाल में वो छोटी मोटी जीत नहीं दर्ज करेगा, बम्पर जीतेगा, यानी 200 पार की जो बात हो रही है ना वो होगी, क्योंकि बंगाल का इतिहास यही कहता है। लेकिन किसके लिए होगी वो बताएंगे आपको, लेकिन जरा पहले नेताओं के दावे सुनिए। बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। प्रथम दफाয় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको
ये सब हमारा एरिया है, हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे। और एक जो सेकंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। चलिए, दावे सबके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई 4 मई के बाद आना पड़ेगा, बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो दीदी कह रही हैं कि भाई सेंचुरी तो उन्होंने लगा दी है फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में डबल सेंचुरी मारेंगे। अब किसके दावों में कितना दमखम है उसका एनालिसिस भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान सभी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, गार्गी नंदी रॉय हैं राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं प्रवक्ता टीएमसी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई 4 मई के बाद आना है, शपथ ग्रहण समारोह है, और अमित शाह भी बता रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा नहीं है, डरिएगा नहीं, केंद्र की कंपनियां लंबा रुकने वाली हैं, भय से आगे निकलकर भरोसे पर वोट दीजिए। नहीं, एकदम भय मुक्त पश्चिम बंगाल की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने एक भय का वातावरण पश्चिम बंगाल में कर दिया है। 2021 में भी इन्होंने नारा दिया था, जिस तरह से अब की बार 200 पार का नारा दिया था, और यही सब नारे थे। 2 मई दीदी गई, फलाना ढिकाना, सारे नारे दिए थे। केंद्रीय एजेंसियां भी आ गई। इस बार उस पर एडिशन हुआ है। इस बार इलेक्शन कमिश्नर भी जो है ज्ञानेश कुमार जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की रबड़ स्टाम्प बनकर काम कर रहे हैं। प्रशासन सारा उनके कंट्रोल में है। आज जिस तरह से मैंने अभी आपने वीडियो दिखा दे सकते हैं, अगर आपके पास है, मैं आपकी बैक ऑफिस को भेजता हूं। हमारी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पकड़े जाते हैं उसके अंदर में। उनके नाम है दोलन सोमाश्री, उनके पति, सब मिल करके एक चुनी हुई महिला सांसद उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर में। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी राज्यों नहीं, सभी ने दिखाया था, आप देख लीजिएगा, हमने भी दिखाया था, सभी मीडिया ने दिखाया था। ऐसे नहीं है, हमेशा भाषण बोर्ड में रहते हैं। राशन की चिंता नहीं है, लोगों को 5 किलो राशन देकर छोड़ दिया है कि अब बाकी तुम लोग हिंदू मुस्लिम करो। पंचर बनाएंगे 4 मई के बाद, पंचर बनाएंगे तृणमूल के गुंडे। चलिए सुनिए ना, आप चिंता मत कीजिए जरा, आप इससे पहले हमें कुछ कहें, हम आपको दिखा देते हैं। आपको अच्छा होता है ना, सबसे इजी होता है मीडिया को टारगेट कर दीजिए। हमने पहले भी दिखाया था जब ये हमला हुआ था आपकी सांसद पे, और अभी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नहीं धन्यवाद नहीं सर, हमारा काम है ये, हम दिखाएंगे जी। नहीं धन्यवाद। नहीं, आपने दिखाया, अभी दिखाया ना इतनी देर मोदी जी का वो रोड शो चल। नहीं तब भी दिखाया सर, बस आप टीवी देख लिया कीजिए, इंडिया टीवी अच्छा लगेगा। बच्ची है, किसी की बेटी है, और जिसको जब पुलिस, सुनिए, हुमायूं कबीर को देते हैं आप केंद्रीय सुरक्षा, हुमायूं कबीर को देते हैं, और इसको, ये किसी की बेटी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस करती है, इसका अपराध है कि ये ममता बंदोपाध्याय को अपना आदर्श मानती है, किसी गुंडे को नहीं मानती है, किसी तड़ीपार को नहीं मानती है, किसी तड़ीपार को अपना आदर्श नहीं मानती है। ममता बंदोपाध्याय जिन्होंने आंदोलन से अपना जीवन की शुरुआत की और पूरे जीवन को एक सादगी से जिया, उसको अपना आदर्श मानती है। और ऐसे लोगों को जिस तरह से दबाया कुचला जाता है, पिनाक जी, तकलीफ होती है। चलिए, तकलीफ आप कह रहे हैं, ठीक है, ये सब बातें तो सर कैंपेन में लगातार होती रही हैं और जनता ने भी सुनी होंगी, लेकिन अभी आपकी बातों में से लबोलुबाब जो मुझे सबसे काम की बात लगी, वही प्रदीप जी के पास लेके जाती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, 2 मई दीदी गई, ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले भी अब की बार 200 पार, दीदी कोई काम नहीं करती है, बंगाल पिछड़ रहा है ना, बंगाल में घुसपैठियां आ गए हैं। ये सब बिल्कुल सुनी सुनाई 2021 की बातें लग रही हैं। उन्होंने तो नारे भी बता दिए हैं। तो इस बार आपके लिए ऐसा क्या बदल जाएगा कि कुर्सी आपके हक में चली जाएगी और आप 200 पार हो जाएंगे? पिनाक जी, इस बार तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चल रही है, तृणमूल कांग्रेस का भय नहीं चल रहा है, और इस बार की चुनाव तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मां, पश्चिम बंगाल की माटी, पश्चिम बंगाल की वनुष लड़ रहा है। और मैं आपको सीधा उदाहरण दूंगा, असली गुंडा कौन है। कल ही सीआरपीएफ के ऊपर गोली चलाने का काम तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने किया। याद करिए फेज 1 की पोलिंग, जहां एक भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडा किसी को मार नहीं पाया, तब जाके सिर्फ 30 इंसिडेंट्स हुए, जो एक समय में 2021 में 700 से ज्यादा हुआ करते थे। 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। बंगाल के अंदर जब भी पोलिंग ज्यादा होती है, हमेशा वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी बता दें कि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित है। अभी हमें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे थे कि आप नहीं दिखाते हैं, हमारे नेता पर जब हमला होता है तो स्वयं प्रकाश भी, आप भी देख लीजिए, प्रदीप भंडारी जी आप भी देख लीजिए, हिंसा दोनों तरफ से हो रही है, और हम बतौर मीडिया दोनों तरफ की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करें। कितने इनके ऊपर में चार्जशीटें हैं? अरे रुकिए ना, उन्होंने आपको चुपचाप से सुना, अब आप भी सुनिए। पिनाक जी,
और ये तस्वीरें आप देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ऐसा नहीं है कि हमला सिर्फ आप ही के नेता पे हो रहा है। कैसे केंद्रीय वाहिनी आकर रुकिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। प्रदीप भंडारी जी ने बहुत ही ग्रेसफुली आपके तमाम आरोपों को, तमाम सवालों को सुना, और तस्वीरें आपने जो कहा मैंने तुरंत दिखाई है, प्रदीप भंडारी जी ने जो कहा वो भी दिखाऊंगी ना। ठीक है प्रदीप जी, नहीं टिप्पणी आएगा ना सेकंड राउंड, ऐसे वो टिप्पणी देने लगते हैं आपकी हर बात पे तो दिक्कत हो जाती मुझे। ये इतने घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या इनके पैरों को नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए। चलिए, 104 स्पीच ममता बनर्जी ने दी है। मैं कहना चाहता हूं किसी भी एक स्पीच में आपने ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड देखे हुए देखा है? एक स्पीच में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार चुनाव में उनके पास रिपोर्ट कार्ड देने को कुछ नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड है पार्क स्ट्रीट के अंदर कैसे रेपिस्टों के साथ खड़ी रही। उनका रिपोर्ट कार्ड है आरजी कार के अंदर वो विक्टिम के साथ नहीं खड़ी हुई, परंतु वो एक्यूज के साथ खड़ी हुई। उनका रिपोर्ट कार्ड है कस्बा के अंदर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा एक 24 साल की बंगाल की बेटी का रेप करता है। इनका रिपोर्ट कार्ड है कि ममता बनर्जी कहती है कि रात के 8 बजे के बाद पश्चिम बंगाल में महिलाएं घर के बाहर ना निकले, वरना टीएमसी के गुंडे उन पर हमला कर देंगे। तो ये चुनाव बीजेपी नहीं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल का युवा लड़ रहा है, जिस 40 लाख से ज्यादा युवा जिसको रोजगार इन्होंने नहीं दिया। तो आप 4 मई का इंतजार करिए। बात रही पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल के इतिहास में 5 साल में जितनी भारतीय जनता पार्टी ग्रो हुई 10% से 38% तक, 5 सिंगल डिजिट सीट से 77 सीट्स तक कोई पार्टी नहीं ग्रो हुई। अब तो हमें 4% वोट बनाना है। इनका घमंड भी चूर चूर होगा। मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठी है, ये भी बैठे, 4 मई को इंतजार करें। चलिए, बस 4 मई का इंतजार है, उससे पहले दावे पूरे हैं। गार्गी नंदी रॉय, यहां पर हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो एक अनबाइज्ड ओपिनियन जो है पॉलिटिकल एनालिसिस करके आप हमें बताएंगी। बात में दम तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की भी है कि भाई पिछली बार भी ये सब सर्कमस्टांसेस थे, जीतना था तो जीत सकते थे। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं पिछली बार आधी लड़ाई जीत ली थी, चमत्कार हुआ था 3 से 77 का, और अब तो थोड़ी लड़ाई लड़नी है, मतलब 77 से 148 ले जाना है, दुगना करना है। तो चमत्कार हो चुका है और अब की बार तो बस थोड़ी और मेहनत करनी है, हो जाएगा। जी, आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? पिनाज जी नमस्कार। मैं चमत्कार की बात नहीं बोलूंगी, मैं 4 फैक्टर्स बोलूंगी व्हाई एडवांटेज बीजेपी, ये मैं बात करूंगी। पहले बात तो सबको मानना पड़ेगा कि हिंदू वोट्स की कंसोलिडेशन हुआ है। तो पिछले बार के अगर हम नंबर्स से देखें कि 182 सीट्स जो थे, जो हिंदू मेजॉरिटी की सीट्स थे, उसमें 109 मिला था टीएमसी को, बीजेपी को 72। इसमें तो जरूर बढ़ने वाले हैं। और मुस्लिम वाले जो सीट्स थे 112 में 106 मिला था और 5 मिला था बीजेपी को। अभी इसमें क्या होने वाला, इस बार आप देख लीजिएगा, मुस्लिम सीट्स इस बार कुछ कांग्रेस और सीपीएम में जाएंगे। मालदा वालदा एरिया में कांग्रेस को कुछ सीट्स मिलने वाले हैं, तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होंगे और हिंदू कंसोलिडेशन से उधर भी बीजेपी का नंबर्स बढ़ने के चांसेस है, 10-15, तो यहां पे चांस है। सेकंड फैक्टर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फैक्टर है, अगर आप देखेंगे 2022 से हम क्या देख रहे हैं, पार्थो चैटर्जी, ज्योति प्रियो, अनुब्रतो सब लोग जेल में जा रहे हैं, 26,000 लोगों की नौकरी गई है। तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको डीए नहीं मिल रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक गुस्सा है। तो क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सारे वोट बीजेपी में जाएंगे? शायद नहीं, कुछ टीएमसी में जाएंगे कुछ, लेकिन एक मेजॉरिटी जाएंगे। थर्ड फैक्टर जो कोई बात नहीं कर रहे हैं पिनाज जी, जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी जो श्रमिक है, वो इस बार जितना वापस आया ना, एसआईआर का एक र्यूमर हुआ कि अगर वोट नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा बहुत सारा, और ये क्या लिखा है कि सारे माइग्रेंट लाके बीजेपी को वोट देंगे? काम क्या, आरएसएस बिहार में आए थे तो नीतीश और बीजेपी को वोट दिया था ना, कुछ देंगे टीएमसी को। ठीक है, नहीं मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए। पिछले 1 साल से आरएसएस ने बीजेपी चालित राज्यों में जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, वो पता नहीं लोगों को कि कैसे जो बंगाली वर्कर्स है उनके साथ कैसे संपर्क बनाया गया है। सिर्फ उड़ीसा से 4,75,000 वर्कर्स गए हैं, तो इनके साथ जो संपर्क बनाया, आरएसएस क्या माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं ना, लोग लगता है कि मोदी जी के फेस से जीतते हैं, लोग जमीन पे संघ के काम नहीं देखते। उनको समझाया गया कि अगर जो बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है बंगाल के, उसमें क्या हो रहा है, और उनको समझाया गया है कि टीएमसी एंटी इंडिया है। तो ये लोग जो एक बहुत चंक 4,500 सूरत से गए हैं, तो ये जो लोग है ना, इनका एक मेजॉरिटी लोग बीजेपी को देंगे। ओके, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार जो छप्पा वोटिंग जो 12 बजे के बाद होता था, जो भूतों की वोटिंग होती थी, आपको अगर पता है इस बार 30 लाख के आसपास नाम निकल गए डेड वोटर्स। तो सारे जो डेड वोटर्स है हमारे बंगाल में, इतने सालों से सारे भूत
टीएमसी को ही वोट देते थे। मान लीजिए 27-28 लोग डेड वोटर्स, ठीक तो है। उसमें एटलीस्ट 10-15 लाख की वोट तो टीएमसी को ही जाते थे, वो इस बार नहीं कर पाए। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार बोल दिया है कि एक भी अगर वोटर जो फॉल्स वोटिंग कर रहे हैं उसकी 1 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, done। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, जो सेकंड फेज है, ये एसिड टेस्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 142 सीट्स मतलब अभिषेक बैनर्जी का बेस्टियन है, तो वहां पे, लेकिन वहां पे भी एक खेल कर दिया इलेक्शन कमीशन में, जो डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी जो संदीप गौड़ आए और 4 और 5 लोगों की उसकी तो सस्पेंशन हुई, और कैसे पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफर किया कालीघाट की, अलीपुर की। तो जो पुलिस फोर्स, जो मैकेनिज्म, मशीनरी टीएमसी को हेल्प करती है, चलिए, तो बीजेपी का माहौल पिछली बार भी था, टीएमसी की मशीनरी यहां से इलेक्शन कमीशन की सख्ताई की वजह से चली गई है, ट्रांसफर्स हुए हैं। 4 एनालिसिस आपने किए हैं गार्गी नंदी रॉय जी, अच्छा एनालिसिस है आपका गार्गी नंदी रॉय जी, इट्स अ गुड एनालिसिस। आपने बीजेपी की एडवांटेज बताई हैं, फिर आप मुझे टीएमसी की एडवांटेज भी बताइएगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि टीएमसी के लिए बिल्कुल ही ऐसा है कि खत्म हो गई है दुनिया, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बताएंगी, रुकिए। नहीं, अभी नहीं, सबका नंबर आने दीजिए, और इस बीच में अपने मैं कहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर वो डेटा भी दिखाएं जो बात गार्गी जी कह रही थी, कि जिसमें कि हिंदू वोटर टर्नआउट जो है जिन सीटों पर बहुत ज्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले, जहां 70 से 75% रहता था, वो अब 95, 94, 93% पहुंच गया है। तो वो क्या हिंदू बहुल सीटों पर हिंदू वोटर टर्नआउट का बढ़ना, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर तो ये होता था, तो जैसे कि गार्गी नंदी रॉय ने कहा है कि वो सीटें बीजेपी को बढ़ेंगी, प्लस जो बॉर्डर एरिया की सीट्स हैं वहां पर भी किस तरह से बीजेपी इनरोड्स कर सकती है, थोड़ा अपना लिए 5-10 सीटें इजाफा कर सकती है, वो तस्वीर भी हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तहसीन, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही हैं गार्गी नंदी रॉय अपने विश्लेषण में, कि भाई ऐसा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब कोई टीएमसी और बीजेपी में बढ़ जाएगा। कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस एग्रेसिव है, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, और कांग्रेस ने कुछ अच्छे कैंडिडेट भी बहुत सोच समझ के दिए हैं। तो जो मालदा मुर्शिदाबाद की बेल्ट है उसमें से आप कुछ सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना अगर आप कुछ सीटें निकालेंगे तो। थैंक यू पिनाज जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, और इस बात पर हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी पिछली बार, और बिल्कुल सही, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसका पूरा अधिकार है चुनाव लड़ना और सीटें जीतना। बहरमपुर और बाकी इन जगहों पर मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगी, मालदा वगैरह, और मुझे लगता है कि कांग्रेस काफी सीटें निकालेगी। दूसरी बात, कांग्रेस और लेफ्ट ये चाहेगी कि इंडिया अलायंस की सरकार बने, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने ठेका नहीं लिया है कि टीएमसी को चुनाव जीता है या भाजपा को चुनाव जीता है। सारे राजनीतिक दल हैं, अगर टीएमसी को चुनाव जीतना था वो कांग्रेस के साथ आते गठबंधन कर सकती थी, वो जानते थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस ने कोई ममता जी को कहा नहीं था कि शाहजहां शेख जैसे लफंगे को खुला छोड़ दीजिए, जिस तरह से वो चल रहा था। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का प्लांट है, उसको सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन दी गई है, और बाबरी मस्जिद का क्या बनाने की कौन सी वजह बाबरी मस्जिद को आपको वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बनाना। लेकिन हुमायूं कबीर को अरेस्ट भी तो कर सकती थी ममता बनर्जी मैम, उन्होंने नहीं किया। तो ये ध्रुवीकरण जो है टीएमसी को भी लगा कि उनका फायदा होगा, अब वो वापस आ रहे। उनका खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूसुफ पठान, जिसका परिवार जमीन हड़पता है अलेजली, और कोर्ट ने तो कह दिया, वो जाते गुजरात में कहता है कि भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं। अब ऐसे आपने ऐसे लोगों को बनाया एमपी, कीर्ति आजाद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये तो सारा टीएमसी ने किया है। तो टीएमसी को भी सोचना चाहिए किस तरह से इंडिया अलायंस को कमजोर करने का काम किया है। गोवा में किसके खिलाफ चुनाव लड़े उन्होंने, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, वरना कांग्रेस की सरकार बन जाती। गोवा में आप डिफरेंस देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस है, आम आदमी पार्टी और टीएमसी, ये नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो ये लोगों ने लगातार भाजपा की मदद की। कितनी बार जब सीएए का कानून पास हुआ, इनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में आए नहीं, वो, और उसकी वजह से वो पास हो गया राज्यसभा। तो क्या इस बार भी ये बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं एक तरह से भाई? अगर सुनिए ना, अगर टीएमसी एक्चुअल में बीजेपी कहां बढ़ी, जैसे प्रदीप ने कहा 3 सीटों से कहां कैसे बढ़ी 77 सीटों पे, क्योंकि टीएमसी ने उसकी मदद की। ये जो क्षेत्रीय दल है ये चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, ये चाहते हैं केंद्र में भाजपा के खिलाफ लड़े और राज्य में वो रहे। तो इनका पहला दुश्मन वैसे ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस था। अगर ये नहीं करते, गोवा में उतना पैसा खर्च नहीं करते, ये नहीं लड़ते, तो आज गोवा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती और वोट डिफरेंस दिखता है। तो ये सारी चीज पार्टीज ने किया। आज जो इनकी हालत हो रही है, ये कांग्रेस पे ये लोग निशाना तान रहे हो, पता चल रहा है अगर वो गठबंधन होता तो जीत जाती इंडिया अलायंस। लेकिन ठीक है, अगर कांग्रेस को अगर सीटें आती भी हैं तो एंड में बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए
ये सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, तो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी दो भाग में डिवाइड भी हो रही है, तो ये भी एक ठीक स्ट्रेटजी हो सकती है। बहरहाल हमारे साथ विवेक जी भी इस वक्त लगातार जुड़े हैं। विवेक जी, यहाँ पर पिछली बार बार कहा जाता है कि बेसिकली लोगों में गुस्सा था और वो बेल्ट्स जो वाम की कही जाती थी उन्होंने राम को अपना लिया था 2021 में, और अभी फिलहाल वामदल उस तरह का विकल्प नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि उनको पूरी तरह से वोट दिया जाए। तो ऐसे में आप अपनी भूमिका कहां देख रहे हैं? गार्गी नंदी रॉय जी ने कहा वोट काटेंगे जरूर, लेकिन क्या सीटें निकाल पाएंगे, और निकाल पाएंगे तो कौन सी और कहां से? कुछ तो आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा ना कि 5-10 मेरे को लगता है कि इन पे मेरा स्ट्रांग होल्ड है, ये आ सकती हैं। हाँ देखिए, जो साउथ बंगाल का आपका एरिया पड़ जाता है, आपका कुछ जैसे आपका जंगल महल हो गया, आपका देयर आर मेनी एरियाज जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइबल पॉकेट्स हैं जिसके अंदर काम हम लोगों का चलता रहता है वर्कर्स का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो गार्गी नंदी रॉय ने बोला, दैट वाज द वर्कर्स माइग्रेशन, जिसके ऊपर बहुत ही कम डिबेट्स में चर्चा हुई है। लेकिन गार्गी जी, मैं आपको अश्योर करता हूं, जब भी माइग्रेशन हुआ है वर्कर्स का इन कंडीशंस के अंदर, उन्होंने हमेशा एंटी बीजेपी वोट ही दिया है, बिकॉज दैट इज द गवर्नमेंट एट द सेंटर। इट इज ऑलवेज अ फिनोमिना, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब ट्रांस स्टेट माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स होता है तो वो केंद्र की गलत नीतियों के कारण होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की फंक्शनिंग बड़ी कम होती है, अनलेस देयर इज समथिंग, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था जब माइग्रेंट वर्कर्स को, ठेले वालों को जो नॉन मराठी थे मारा गया था, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो हाँ, माइग्रेंट वर्कर्स वहां पे वापस जा रहे हैं, बड़ी संख्या में दिल्ली से गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बवाना हो गया आपका, अभी नोएडा के अंदर जब वर्कर्स की क्राइसिस हुई, आई वाज ट्राइंग टू फॉलो इट अप, बड़ी संख्या में लोग वापस बंगाल गए हैं। और इनफैक्ट कल नो डिनाइल विवेक जी, हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा ट्रेन्स भरी हुई थी, खचाखच लोगों को मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप अगर वोट नहीं देंगे इस बार तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, वोट कट जाएगा। तो वहां पर कुछ अफवाहें भी थी, कुछ पार्टी वर्कर्स भी कॉल करके इस तरह से डरा के बुला रहे थे, परिवार वालों में भी एक पैनिक था। तो सब कुछ देखा है, और अगर आप देखेंगे तो कई लेबर क्लास जो है इस टाइम पे, जो मूलतः पश्चिम बंगाल से आते थे, हाउस हेल्प्स इन तमाम लोग, वो भी मिलना मुश्किल है, इट्स अ फैक्ट। बट गार्गी नंदी रॉय ने ये भी कहा, सुनिए ना, गार्गी नंदी रॉय ने ये भी कहा, वो कहते हैं ना नेता वही सुनता है जो उसके कानों को अच्छा लगता है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई सारे के सारे माइग्रेंट वर्कर्स आके बीजेपी को वोट दे देंगे, ये भी सही नहीं है, टीएमसी को दे देंगे, ऐसा भी नहीं है, वो वोट बटेगा। तो यू कांट जस्ट सोनली बैंक ऑन दोस वोटर्स। एब्सोल्युटली, लेकिन अब ये है कि ये मान लेना कि वो रूलिंग डिस्पेंसेशन को वोट देगा तृणमूल कांग्रेस को वहां पर या बीजेपी को, दैट इज नॉट क्लियर। बट यस, दे आर हाईली डिसइल्यूशन्ड से जो यहाँ पे भी जो ट्रिगर पॉइंट था नोएडा में वर्कर्स का, दैट वाज द राइजिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर। उसके पास 8-8 हजार रुपए की नौकरी थी और सिलेंडर पहले छोटा सा वो लेके आता था, कनेक्शन उसके पास थे नहीं, वो भरवा के घर में खाना बनाता था। When that was not available, they suddenly came onto the streets. That is the reality. So I mean, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये हमारे पक्ष में जा रहा है। ठीक है, चलिए, नेता अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन हम समीकरण की बात करें, दावों की भी करें। प्रदीप, आपके पास ही आऊंगी, स्वयं प्रकाश जी, और आपके पास आना है क्योंकि एक अगला हम पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाते हैं। हमने जीत के दावे कहां कैसे आएंगे इसमें आपसे बात की। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, बीजेपी क्या क्या वादे कर रही है, अब तक क्या क्या किया है, वो गिनाए। ममता बनर्जी भी उसी वोट बैंक को लगातार टारगेट कर रही है। हम प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा जरा हम कोशिश करेंगे कि सुनवाएं, और किस तरह से दीदी भी एम फैक्टर पर, यानी कि महिला फैक्टर पर बहुत ज्यादा बैंक करती हैं। और पिछली बार भी दीदी की जीत में महिला वोटरों का बहुत बड़ा योगदान था, बीजेपी के मुकाबले उन्हें 10 से 14% अलग अलग सीटों पर अलग अलग हिसाब से महिला वोटर जो हैं ज्यादा पड़े थे। तो क्या हम प्रधानमंत्री की वो बयान सुनवा सकते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से कहा, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो बयान भी सुनवाएंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई अगर आप महिला वोटर पर बैंक कर रहे हैं तो बीजेपी भी उनको साध रही है। बीजेपी कह रही है भाई बिहार में भी हमने डिलीवरेबल्स देके दिखाए हैं, और हार्ड कैश की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, चाहे वो लड़की योजना हो, लड़की बहन योजना हो, लड़की बेटिया योजना हो, मामा हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है, ठीक है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, आखिरी घंटे में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर उनका रोड शो जो है वो इस वक्त, उसकी सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, और आखिरी दिन, आखिरी घंटे में भी पूरी ताकत जो है हर नेता झोंक रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मोमेंटम बना था
तो वो मोमेंटम जो है वो उसे कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ये सिक्किम, माफ कीजिएगा, ये सिक्किम पहुंच गए हैं। वही मुझे भी लगा कि 4:30 बज गए हैं, तो अब तक अगर ऐसा रोड शो है तो चुनाव आयोग की जो लिमिटेशन है तब तक तय वक्त में खत्म नहीं हो पाएगा, तो ये सिक्किम में वो रोड शो कर रहे हैं। बहरहाल वहां से तस्वीरें आ रही हैं, मैं अपने आप को यहाँ दुरुस्त करूंगी, लेकिन आज भी उन्होंने प्रचार किया है, वो तस्वीरें भी लगातार आई हैं, तो पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी जा रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब मैं फिर से अपने पुरानी बात पर आती हूँ जो मैं कह रही थी कि महिला वोट बैंक की क्रेडिबिलिटी और डिलीवरेबल्स बीजेपी के खाते में भी हैं। बीजेपी ने भी बढ़ चढ़कर वो तमाम योजनाओं के बारे में वोटर को जागरूक किया है और पूरी फहरिस्त गिनवाई है कि देखिए मकान मालिक से बनाकर आपको हम कितना पैसा दे सकते हैं और अगर आ गए सत्ता में तो कितना दे देंगे। ठीक तो है, भाई अब मैं बोलूं, एक मिनट, सिर्फ आपकी योजनाओं को क्यों मानेगा वो? अगर नहीं, इनकम्बेंसी है तो योजना- वो उनकी पे भी भरोसा कर सकता है ना। मैं 4 बातें बोलूंगा। हाँ। मुझे थोड़ा सा समय बिल्कुल दीजिए। लीजिए। जो योजना की बात हो रहे हैं, महिला आरक्षण की बात मोदी जी कर रहे हैं, उस महिला आरक्षण बिल की जो 2023 में पास हो चुका है, उस बिल को अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया है और ये इनकी फेलियर है, क्योंकि ये 2013 में भी एक बार आ चुका था संसद के अंदर में। 2014 में सरकार आई थी। महिलाओं के लिए हमारी नेत्री सोचती है। 39% का स्ट्राइक रेट एवरेज है हमारे सांसदों का, लोकसभा हो राज्यसभा हो। पंचायत में 50% तक का है। महिलाएं काउंसिलर्स तक में महिलाएं हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आगे योग्यता दी जाती है। आप हमारे टीवी के, हमारे जो देश के नेता है, आज देखिए युवा नेत्री साइनी घोष, श्रेया पांडे, आप सब ने देखा महिलाओं को ममता बनर्जी ने कैसे बढ़ाया। अब आ जाइए उनके प्रकल्प की। ममता बनर्जी जब 10वीं कोई पास करती है ना, उसको टैब मिलता है, उस स्टूडेंट को साइकिल मिलती है महिलाओं को। उनके बाद में किसी और ने चालू की। घर घर में लड़कियों के पास में साइकिल है। सबुज साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी जो कार्ड बनाया, ये बोलते हैं आयुष्मान भारत क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, उसमें 50% पैसा राज्य का लगेगा और उसमें जिसके पास एसी है, मोटरसाइकिल है, उनको आप नहीं देंगे। ऐसे कुछ नियम है। ममता बनर्जी तो मिडिल क्लास, करोड़पति, अरबपति, जो आए, जो जरूरतमंद है, वो उस कार्ड का उपयोग कर सकता है। सुनिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बिल्कुल सरकार का क्या काम है? आपने गिनवा दी अपनी योजनाएं। सुनिए ना, आपने गिनवा दी योजनाएं। मैं आपने कहा आपको भरोसा है कि योजनाएं आपको ये टिकट बता आपको भरोसा है ममता बनर्जी पे महिला वोट बैंक एक बार ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड। भाई ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड, लेकिन ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड नियर बाय स्टेट्स में बीजेपी भी है और इसमें कोई डिनाइल नहीं है। जब नेशनल लेवल पे, सुनिए भाई, मैं दीदी की तारीफ कर रही हूँ तब आप सुन लेते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रही हूँ। नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी महिलाओं के बीच में क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी है, ये तो आप भी मानेंगे ना सर? मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, आपको मानना मान लीजिए। फिलहाल मोदी जी ने क्या कहा महिलाओं को, जरा वो भी सुन लें। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई महिला वोट आपसे छिटक क्यों नहीं सकता, आप इतने बुलिश क्यों हैं, जरा सुनिए मोदी जी को भी। साथियों, बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुरक्षा और सुनवाई, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। मातृशक्ति भरोसा कार्ड एक प्रकार से 36,000 रुपये का चेक है। इतना सारा पैसा एक साल में बंगाल की बहनों को मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, बंगाल की बहनों बेटियों के लिए जीवन के हर चक्र में एक सुरक्षा कवच बुना गया है। बंगाल बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपए की सीधी मदद देगी। बेटी हुई तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा ब्याज मिलेगा। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। साथियों, बेटी जब कॉलेज पहुंचेगी तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। और सरकारी नौकरी में भी बंगाल की बीजेपी सरकार बेटियों को 33% आरक्षण देगी। इसके अलावा पुलिस फोर्स में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों को भर्ती किया जाएगा। गांव की जो बहनें, उन्हें लखपति दीदी अभियान के तहत मदद दी जाएगी। अगर कोई बेटी स्वरोजगार करना चाहती है तो उसको 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का मुद्रा लोन दिया जाएगा। तो मोदी जी ने बता दिया क्या क्या दिया जाएगा। प्रदीप भंडारी जी, हमने देखा है कि जाएगा में फ्यूचर टेंस में ना आपके विरोधी विपक्षी दल भी बहुत लंबे लंबे आपसे दुगने तिगुने वादे जो हैं, महाराष्ट्र की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, किया करते थे। लेकिन जनता ने कहा भाई जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा, हमें तो जो मिल रहा है हम उसके प्रति लॉयल्टी दिखाएंगे। और इसीलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह आपकी सरकार बनी। तो भाई ऐसा दीदी के साथ क्यों नहीं हो सकता?
पिनाश जी, क्योंकि जनता जानती है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अगर एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से लेती है। भाई अगर आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल के घर की माँ की बेटी की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर किस तरीके की बात तृणमूल कांग्रेस करेगी? वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पश्चिम बंगाल के अलावा अगर आप देखें, खाते के अंदर, उड़ीसा में खाते के अंदर हर महिला के खाते के अंदर नकद राशि आती है, हरियाणा के अंदर हर महिला के खाते के अंदर नकद राशि आती है, महाराष्ट्र के अंदर हर महिला के खाते के अंदर नकद राशि आती है। तो जब बंगाल की महिला देखेगी कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी नकद राशि देती, जिससे महिलाओं का उत्थान हो, साथ में सुरक्षा भी देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी गुंडा बाहर घूमता है, महिला के ऊपर आंख उठा के देखता है तो उसको उल्टा लटका के उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की महिला के आंख ऊपर उठा के कोई देखेगा तो हर टीएमसी के गुंडे को बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कानूनी रूप से उसका इलाज करेगी। अब मैं 10 सेकंड की बात करना चाहूंगा। उन्होंने बोला महिला की बात, भाई 33% रिजर्वेशन सीआरपीएफ के अंदर देने वाला काम तो बीजेपी ने किया है। बिहार में 50% तक रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और विवेक जी एक झूठी बात बोल रहे थे। विवेक जी कह रहे थे कि माइग्रेंट लेबर जहां आते हैं वहां बीजेपी को नुकसान होता है। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वापस आया था अभी वोट डालने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 सीट से बनी थी। विवेक जी की 0 सीट आई थी, पिनाश जी 0, बिग 0 आई थी 2021 में, और अभी भी इनकी बिग 0 सीट आएगी। ये सिर्फ स्टूडियो में है, जमीन पे नहीं है। ईवीएम सेट कर लीजिए, आपको रिपोर्ट कार्ड पता चल गया। अच्छा, जब आप 2021 का नतीजा देखते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा देखते हैं, तब आप ये बात नहीं करते हैं क्योंकि वो नतीजा आपके हक में होता है। बहरहाल विवेक जी, आप बता दीजिए कि महिला वोट बैंक एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है आधी आबादी, ठीक है? तो भाई आप लोग बुलिश हैं, ट्रेड यूनियंस, पुराने कारखाने, इंडस्ट्रियल बेल्ट, एक लेफ्ट की सोच वाली जो पूरी की पूरी एक पुरानी परंपरागत आपका वोट बैंक है। महिलाओं के लिए क्या? जी मैडम, ये बिल जो 2023 में पास हुआ है, ये सबसे पहले 1990 के दशक में गीता मुखर्जी 7 टाइम्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ सीपीआई, उन्होंने इसका ड्राफ्ट बना के प्रस्तुत किया था। बाद में बहुत अड़ंगे लगे, लेकिन लास्ट में हम तो खुश हैं इस बात से कि मोदी जी के कार्यकाल में भी 2023 में कम से कम ये बिल पास हुआ। लेकिन इस सरकार की आपने समर्थन किया था, क्यों नहीं पास कर पाए? 43 मेंबर पार्लियामेंट्स, अरे सुनिए 543 मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं, मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना है, वॉट एवर बी द पार्टी, इट इज टोटली मेल डोमिनेटेड। इन्होंने अपनी 543 सीट्स में से महिलाओं को उनका हक देने से वर्चुअली इनकार करा। पॉलिट ब्यूरो में कितनी महिलाएं? पॉलिट ब्यूरो में क्या 33% रिजर्वेशन है सीपीएम के? सीपीएम की पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में क्या? विवेक, चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। विवेक, चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपना बताइए ना कि आपकी पार्टी महिला वोट बैंक में कितनी सेंधमारी करने में कामयाब हो पाती है? 50 दीदी ले जाती हैं, 38%, 36% के करीब अगर बीजेपी ले जाती है। भाई आप भी उन्हें कन्विंस कीजिए ना। नहीं, बिल्कुल। और मैम, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जरूर लड़ रहे हैं, बट देयर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर, वी अप्रिशिएट दैट पार्ट। और दूसरा, मेरे ख्याल से अगर कोई पार्टी है जो एब्सोल्युटली रिग्रेसिव है, ये पार्टी लाइन संस्कृति के नाम पे जो महिलाओं को बिल्कुल ही खिलाफ है, दैट इज द सोच ऑफ द आरएसएस। ठीक है, उनकी पार्टी अपने आप देख लेगी ना प्रदीप भंडारी जी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है कि क्या लेना है, आप चिंता मत कीजिए। उनकी मर्जी, उनकी पार्टी देख लेगी उन्हें। हो सकता है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है उनकी पार्टी में अपने हिसाब से बोलने की। नहीं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस, बट वी सपोर्ट लीडर्स एवरीवेयर। महिला वोट बैंक की बात करते हैं, तो महिला वोट बैंक जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले चुनावों का ये एनालिसिस उसी डेटा को आधार बना के कहूं तो ममता बनर्जी के खाते में 50% के लगभग 48 to 51 के बीच में रेंज करता रहा अलग अलग सीटों के हिसाब से, और बीजेपी के खाते में वो लगभग 36-38% जाता रहा है। तो भाई ये एक आधी आबादी का वोट आप अपनी तरफ करने में, उसे कन्विंस करने में कहीं ना कहीं नाकाम तो रहे हैं ना। उसके लिए कोई कैंपेन, उसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी ऐसे जमीन पर कहीं कांग्रेस करती हुई नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल सही है पिनाश जी कि जो ममता जी, जैसे विवेक ने बताया, वो एक महिला मुख्यमंत्री है और मोदी जी के तरफ भी बहुत सारी महिलाएं जाकर उनको वोट देती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं इस वक्त भाजपा को वोट नहीं देना चाहे, टीएमसी को वोट नहीं देना चाहेगी, वो अभी भाजपा को वोट नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने देखा है किस तरह से फर्जीवाट करते भाजपा ने चुनाव के बीच में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर महिलाओं को भी गलत आशा देने का काम किया है। अगर प्रदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्रदीप जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अगर सिर्फ आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड, पीना जी, अगर मैं अपनी बात कर दूं, प्रदीप जी, he was graceful enough to listen to you patiently, so let's give him a fair chance. महिला आरक्षण का जो बिल है,
महिला आरक्षण का जो बिल है वो 2023 में पास हो चुका था। ये जो बिल है डिलिमिटेशन का, और जैसे विवेक ने कहा, अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, आज वर्तमान में आप दे देते अधिकार, ना कि भविष्य का जुमला देते। कल कोई नेता आकर कहेगा ये तो जुमला था। लेकिन मैं आपके माध्यम से महिलाओं को बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना शुरू की थी। उस लाड़की बहना योजना में जहां रेट्रोस्पेक्टिवली पैसे दिए 6,000 रुपए, आज आधे से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने निकाल दिया स्कीम के बाद। मैं आज पूछना चाहता हूं, बिहार में जो 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, उसके बाद आप कहां देने वाले हो? कहां है उतने सारी महिलाओं को? प्रदीप जी, मैं बीच में नहीं, मैं इसलिए आऊंगा क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। किसी महिला को प्रदीप जी एक सेकंड सुन लेते हैं, पूरा सुन लेते हैं, फिर आपको मौका दूंगी। हाँ तहसीन, चलिए मैंने आपकी बात पर मैं कहती हूँ ठीक है, इसका फैक्ट चेक अलग होगा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आरोप एक मिनट के लिए ठीक भी हैं। तो भाई एक बात बताइए, बतौर विपक्ष आपका काम है ना कि भाई अगर मैं नाखुश हूं बतौर महिला एक पार्टी से, और मैं उसकी परंपरागत वोटर रही हूं, लोकसभा चुनाव का डेटा भी यही कहता है, पिछले विधानसभा चुनाव का कहता है, तो आप मुझे कन्विंस कीजिए, आप मुझे बताइए। कहीं ना कहीं इस कोशिश में आप लोग नाकाम तो रहे हैं ना। मैं तो ये कह रही हूं, नहीं तो जो सिफर पर आप खड़े हैं वैसा नहीं होता ना तहसीन। मैं इसका उत्तर दे देता हूं एक लाइन के अंदर। जब महिलाओं को पंचायत राज में 50% आरक्षण मिला, तब सबसे पहला भाजपा ने उसका विरोध किया था। जो भी पार्टी यहाँ पे इंडिया अलायंस की, चाहे लेफ्ट हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने इसका समर्थन किया, उन्होंने दिया। सबसे पहला महाराष्ट्र में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, लेफ्ट उसके साथ थी, लेफ्ट ने सपोर्ट किया। बंगाल ने किया, टीएमसी ने किया, लेफ्ट कांग्रेस उसके अपोज थी, वो बड़ी पार्टी थी, सपोर्ट किया। भाजपा ने तहसीन गौरवशाली इतिहास कांग्रेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि सुनिए ना, उससे आप वर्तमान में कहां खड़े हैं आके। आपकी बात को मान भी लूं कि भाई अगर आपका एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि आपने ये किया वो किया, तमाम चीजें की, जाहिर सी बात है कुछ देश की अच्छाई में आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, सरकार का, कांग्रेस का, सुन तो लीजिए। लेकिन आज अगर एक पूरा का पूरा वोट बैंक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार छिटक रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और जिस पार्टी में सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, बड़े महिला लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको एक थॉट प्रोवोकिंग है। गार्गी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, गार्गी नंदी रॉय। मुझे सिर्फ एक चीज समझा दीजिए, महिला वोट बैंक, भाई हम ऐसा क्यों मान लें कि ये ममता दीदी से छिटकेगा, जब महाराष्ट्र में, बिहार में, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, जब वो ऑनगोइंग स्कीम्स पे ट्रस्ट करते हुए जो वादे दूसरी पार्टी कर रही है उसको वो कहती है नहीं आएंगे इस लालच में, जो दे रहा है उसके साथ खड़े होंगे, तो बंगाल में ये इक्वेशन क्यों बदल जाएगी और कैसे बदल जाएगी, अगर आपको लगता है बदलेगी तो? जी फिनाज, एक बात तो कुछ महिलाएं जरूर वोट देंगे ममता दीदी को लखीर भंडार के लिए, पर वहां पे ऐसे भी बहुत महिलाएं होंगे जिनको अपने बच्चों के लिए राज्य में उद्योग चाहिए, क्योंकि बंगाल की जो माओ की जो बेटे और बेटियां वो सब बाहर चले गए। जो भी आपको सबसे ज्यादा हायर एजुकेटेड माइग्रेशन कहां से होते हैं? बंगाल से 40 लाख। तो इसीलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए, तो ये जो है ये देंगे। दूसरी बात, अभी जो मातृशक्ति भरोसा कार्ड का फॉर्म फिलअप हुआ, आपने देखी क्या भीड़ उमड़ी थी महिलाओं में, तो कुछ महिला वोट ट्रांसफर होगी। अभी मैं एक एक करके टीएमसी और लेफ्ट को सबको एक एक जवाब दूंगी। टीएमसी के दादा के लिए, दादा ये जो स्वास्थ्य साथी के कार्ड आप बोल रहे हैं ना, वो बंगाल के आधे हॉस्पिटल में नहीं लेते। और आपको मैं बोलूं, बंगाल से कितने लोग बॉम्बे के टाटा में आते हैं, इतने कैंसर पेशेंट, उसको कितना तकलीफ होता है आयुष्मान कार्ड नहीं होने की वजह से। हम लोग बंदोबस्त कर देते, मैं बंदोबस्त कर देती हूँ रहने के लिए बिना पैसों की। आप भी भेजेंगे ना, बोलिए, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए। महिला वाले पॉइंट पे फोकस करें, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप गार्गी दूसरे लोग जवाब दे देंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महिला वोट बैंक का एनालिसिस कर दीजिए मेरे लिए। विवेक जी, हाँ, विवेक जी को एक प्रश्न है। विवेक जी, आप लोग जो महिला आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, आपके माओ सेतुंग ने बोला था वुमेन विल फिल हाफ द स्काई, लेकिन बोलिए ना, आप 543 में बोल रहे हैं, आपके जो पार्टी में आपके कितने महिलाएं हैं विवेक जी? और आज जो हरगोविंद दास, कॉमरेड हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या हुई थी, उनकी पत्नी पारुल दास बीजेपी के साथ गई है, और उनके हत्यारों को बचाने के लिए लेफ्ट के लॉयर्स जा रहे हैं। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो ये बात मेरे पास सब जवाब है। विवेक जी ठीक है, मैं करते हैं, लेकिन लेफ्ट के जमाने में कितने सारे इंडस्ट्रीज गए। ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं कि भाई ठीक है सर, एक क्रक्स निकाल लेती हूँ, इनका अपना एनालिसिस है, ठीक है भाई, उनका अपना एनालिसिस। वो ऐसा नहीं कह रही हैं कि महिलाओं को नहीं सारा का सारा वोट जो है बीजेपी को मिल जाएगा, लेकिन हाँ और एक लास्ट 10 सेकंड गार्गी जी राजनीतिक विश्लेषक बन के 10 सेकंड दीजिए।
हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, जो लेफ्ट का जो वोट है ना 7 to 8%, तो लेफ्ट क्या करेंगे ना, वोट काटेंगे। आप यू विल बी अ डिस्टेंट थर्ड, एक सिर्फ विकास रंजन भट्टाचार्य को छोड़ के किसी को चांस नहीं है जीतने की। ये जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, पानी ठीक है स्वयं प्रकाश प्रोहित जी, एक छोटा सा क्विक रिमार्क, क्योंकि उसके बाद मैं दूसरे हिस्से पे बढ़ना चाहूंगी जो बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। महिलाओं की बात निकली थी इसलिए मैं पहले आगे बस एक क्विक रिएक्शन कि भाई ठीक है, जो मिल रहा है फ्री का, जो मेरे लिए योजनाएं हैं वो तो मेरा हक है और उसकी लॉयल्टी मैंने 2021 में अदा कर दी है। अब मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, मेरे पति को नौकरी नहीं है, मेरे भाई को नौकरी नहीं है, वो मुझसे दूर जाके नौकरी कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं क्यों ना बीजेपी को आजमाऊं। बस आप लॉजिक दे दीजिए। फिर ये जो बात है कि पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है या फैक्ट्रियां बंद हो रही है, ये गलत बात है। 93 लाख एमएसएमई पश्चिम बंगाल में कार्यरत है, लॉजिस्टिकल हब है। ये बोलते हैं जूट मिलें बंद हो गई, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं 116 जूट मिलें चालू है और करीब 2.5 लाख लोग उसमें कार्यरत है। एक जूट मिल पिछले 30 साल में पूरे भारत में बंद हुई है और वो उत्तर प्रदेश में बंद हुई है। प्रदीप भंडारी जी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, कोई महिला नाराज नहीं है, कोई पलायन नहीं हुआ है, कोई उनकी बच्चों को नौकरी की कमी नहीं है। अरे 1.5 करोड़ बाहरी लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, उल्टा बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देता है बंगाल। चलिए ठीक है स्वयं प्रकाश जी, सवाल ले गई मैं प्रदीप जी के पास। जी झूठ देखिए, चलिए 18,450 एमएसएमई बंगाल के अंदर बंद हो चुकी है। जब देश आजाद हुआ था, जब पश्चिम बंगाल देश की जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूट करता था, आज 5% भी नहीं करता था। जब देश आजाद हुआ था, पश्चिम बंगाल के अंदर 30% जो है, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये इतने राजनीतिक चुनाव हार रहे इसलिए सबके बीच में बोल रहे हैं। अगर दम है, कॉन्फिडेंस है तो सुनो। ये देखिए 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है पश्चिम बंगाल देश की आजादी के बाद कंट्रीब्यूट करता था, आज 3% भी नहीं करता है। 7,000 से ज्यादा कंपनीज बंगाल छोड़ के जा चुकी है। सिर्फ वाइपो, स्वयं प्रोहित और तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो खुश है, पश्चिम बंगाल का युवा खुश नहीं है। महिला का मुद्दा हो गया, वोट बैंक किसके खाते में जाएगा ये महिला अब बस 29 तारीख को डिसाइड कर देगी। एक फर्स्ट फेज में वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। सुनिए ना सर, महिला ठीक ठाक समझदार होती है, उसे सब समझ में आ रहा है कौन उसके लिए क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है। वो अपना फायदा नुकसान सबसे पहले देखती है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। बाद में वो कहती है कि जो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, बाद में देखूंगी मैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और, वो पोलराइजेशन जो होता है ना महिला का, किसी भी तरफ किसी के साथ भी लॉयल्टी शिफ्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो अब हमारे साथ एक जो बड़ा मुद्दा है, जो बड़ा कैनवास है, भय और भरोसा। ठीक है, बार बार बीजेपी इसी मुद्दे को अपने कैंपेन में लाई। हिंसा की तस्वीरें मैं दोनों तरफ की दिखा दूंगी, पिछले अगर 48 घंटे की बात करेंगे स्क्रीन पर। और क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि कहा जाता था ना कि भाई ठीक है 4 तारीख के बाद देख लेंगे, 4 तारीख के बाद क्या होगा, इस तरह के बयान भी आते थे। तो यहां पर अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई 4 तारीख के बाद भी यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो कंपनियां हैं वो अगले 60 दिन तक रहने वाली हैं, डरना नहीं है, सबको घर से बाहर निकलना है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल का वोटर डर के आगे भरोसे को चुनेगा और इस डर के आगे ही बीजेपी के लिए क्या जीत छिपी हुई है, इसका भी एनालिसिस करेंगे। पहले हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से लगातार मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। जगदल में मारपीट की भी तस्वीरें आ रही हैं। तो अलग अलग जगह से अर्जुन सिंह से हाथापाई हुई, पुलिसकर्मियों से झड़प हुई, थाने के बाहर हंगामा हुआ है। स्वयं प्रकाश प्रोहित जी, हाई वोटर टर्नआउट और इस बार हिंसा की खबरों का कम आना, क्या ये डर के आगे जीत है और ये जीत क्या आपके खाते में नहीं जा रही है? क्योंकि बीजेपी तो ये आरोप लगाती थी ना कि वोटर निकलता ही नहीं था डर के मारे, सोर्स जैमिंग हो जाती थी, बूथ जैमिंग हो जाती थी। इसके बाद भी 84% पोलिंग होती थी पश्चिम बंगाल में। वो छापा की बात नहीं कर रही थी गार्गी जी। नहीं भाई मैं बंगाल की वोटर नहीं हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं मैं एनालिसिस आपके सामने रहा है। वो ठीक है, वो करेगी। गार्गी जी बोल रही है कि कल सुनिए गार्गी जी ने कहा टाटा कैंसर का गुंडा भले वो शौकत मौला हो, हॉस्पिटल नहीं है क्या? अरे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए ना, अभी जरा राजनीतिक हिंसा पे आ जाते हैं। स्वयं प्रकाश प्रोहित जी, इस बार राजनीतिक हिंसा का बोलबाला नहीं हुआ, भरोसा आया है और भय से ऊपर भरोसा है और भरोसे के आगे जीत है बीजेपी के लिए। पिछला चुनाव किसने करवाया था? पिछले चुनाव भी तो इन्होंने ही करवाया था ना। ठीक है, 7 बार 8 बार फेज पे करवाया था। बीच में प्रदीप जी का रिएक्शन लूं, फिर आपके पास ही आऊंगी। प्रदीप जी जवाब लेने के लिए आपके पास ही आना होगा, फिर तहसीन का भी रिएक्शन लूंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई इनके आरोपों को एक मिनट नहीं प्रदीप जी, नहीं प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। स्वयं प्रकाश प्रोहित जी एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड रुकिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी। स्वयं प्रकाश प्रोहित जी, आप क्विकली 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास ना वक्त की कमी है, उनको भी मैं 1 ही मिनट दूंगी।
नहीं, देखिए, भय मुक्त वातावरण की बात वो लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर इनको लगता, पिछले बार 7-8 फेज में किया, इनको लगा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है, इसलिए इन्होंने कर लिया। मगर एसआईआर के माध्यम से 30 कितने लोगों की जान गई है आप पता कर लीजिए। एसआईआर जब हुआ, कितने लोग मर गए, उनके गला घोट दिया गया, 27 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और आप बोल रहे हैं लोग नहीं मर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं लोग नहीं मर रहे। देखो, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, इन्हें एक सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिएगा। एसआईआर का मुद्दा तो ये लगातार उठाते रहे। एक सीधा सवाल उन्होंने किया कि भाई पहले भी केंद्रीय सुरक्षा बल थे, केंद्र में आप ही की सरकार थी, चुनाव आयोग पहले भी था, भाई 2021 में भी तो आपने भय के आगे भयमुक्त चुनाव कराया ही होगा ना। इस बार कौन सा भरोसा आ गया जो पिछली बार नहीं था? चलिए, पिछली बार अगर सेंटर में आपकी सरकार नहीं होती, हालात अलग होते तो समझ में आता। ये सबसे बड़े गुंडे हैं और इन गुंडों ने 2021 के चुनाव में रिगिंग करने का प्रयास किया। तभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 के चुनाव के बाद में बोला देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल, और इसीलिए जाके एडिशनल कंपनीज डाली गई और कम फेज में चुनाव हुआ, जिससे कि गुंडे जो है वो चुनाव के अंदर भय नहीं पैदा कर सके। आप खुद देख लीजिए, जहां बंगाल में हजारों से ज्यादा इंसिडेंट होते थे, आज 30 इंसिडेंट हुए, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं कर पाई तृणमूल कांग्रेस के गुंडे। और मैं क्या, कांग्रेस खुद कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो गुंडों की पार्टी है। आसनसोल पे राहुल गांधी का ट्वीट उठा के देख लीजिए। और अगर मेरी बात नहीं मानते तो फिर जाके अधीर रंजन चौधरी की बात। ठीक है, राहुल ने तो कहा है डराना, धमकाना, काटना, बांटना यही टीएमसी का चरित्र है। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा है भय मुक्त चुनाव कहीं ना कहीं टीएमसी की परेशानी बढ़ा देगा। आप मानते हैं ये बात? क्योंकि एक बड़ा वोटर तबका था जो दबाव में या तो वोट डालने के लिए निकलता नहीं था या फिर अपना वोट अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इस बात को हम मान भी लेते हैं कि ये बात सही है और टीएमसी इस तरह की हरकतें कर रही थी, तो क्या हम ये माने कि जो पिछले सारे इलेक्शन कमिश्नर्स थे जब वर्तमान केंद्र की सरकार थी उन पे कार्रवाई की जाएगी फॉर फेलियर? ये पहली बात है। दूसरी बात, मेरे एक जनरल क्वेश्चन है दर्शकों के लिए इंडिया टीवी के, इसमें सोच के लिए, जहां पर भी भाजपा चुनाव लड़ती, जहां ऑपोजिशन में विपक्ष मजबूत होता, केरल में उनका झगड़ा होता लेफ्ट से, तमिलनाडु में उनका झगड़ा होता है डीएमके से, वेस्ट बंगाल में वो करते हैं ममता जी से झगड़ा। ये हर झगड़ों में एक कॉमन, पंजाब में जब किसान जाते सत्याग्रह पे तो इनके भाजपा के नेता इनके साथ लड़ते हैं। ये भाजपा कॉमन फैक्टर क्यों होता? ये भी देश को सोचना चाहिए। हर लड़ाई में दूसरे चलिए, देश भी सोचेगा, जनता देश की सोचेगी। और अब तो भाई चुनाव प्रचार बस, अब मैं कहूं कि कुछ बमुश्किल 15 मिनट यहां पर बचे हैं, तो अपने अपनी ताकत पूरी झोंक दी। और यहां पे भी तमाम पार्टियों के प्रवक्ता ने अपनी तरह से पूरी ताकत झोंक दी है कि जो भी बंगाल का वोटर सेकंड फेज का अगर टीवी देख रहा हो तो उन्हीं के पक्ष में वोट डाले। बहरहाल जनता जनार्दन है, वो तय कर चुकी है, अपना मन बना चुकी है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और